Hello, friends and dear students. I hope all of you are fine. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ स्किन पे बनी इस वीडियो सीरीज के चौथे और आखिरी वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले के 3 वीडियो में हमने स्किन ट्यूमर्स का इंट्रोडक्शन देखा और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के बारे में देखा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम इन दोनों के कंपैरिजन में जो एक रेयर ट्यूमर है लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट और एक डेंजरस ट्यूमर है जिसका नाम है मैलिग्नेंट मेलानोमा, इसके बारे में बात करेंगे। स्टैटिस्टिकली अगर बात करें तो ये सिर्फ टोटल स्किन कैंसर के सिर्फ 5% केसेस होते हैं वर्ल्ड वाइड। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा सबसे कॉमन होता है 70%, उसके बाद आता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा 20% और मैलिग्नेंट मेलानोमा 5%। बाकी सभी मिलकर 5% बनाते हैं। लेकिन जो डेंजरस फैक्ट है वो ये है कि 75% ऑफ ऑल डेथ्स रिलेटेड टू स्किन कैंसर आर बिकॉज ऑफ मैलिग्नेंट मेलानोमा। नाउ व्हाट डज इट मीन? आप स्टैटिस्टिकली सारे अगर स्किन ट्यूमर्स उठाएंगे के केसेस देखेंगे तो आप देखेंगे अगर 100 पेशेंट आप स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ 5 केसेस में आपको मैलिग्नेंट मेलानोमा मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे केस फाइल्स उठाते हैं जिसमें पेशेंट की डेथ किसी स्किन कैंसर से हुई थी तो आपको 75% केसेस में डायग्नोसिस मैलिग्नेंट मेलानोमा मिलेगा। इन अदर वर्ड्स ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा के कंपैरिजन में कम होता है लेकिन उनसे ज्यादा डेंजरस है। जैसे नाम से ही लग रहा है, ये जो मेलेनोसाइट्स हैं जिनके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी कि ये स्ट्रेटम बेसेल के स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, तो मेलेनोसाइट से ये ट्यूमर डिराइव होता है, इसलिए इसका नाम मैलिग्नेंट मेलानोमा या ऐसे सिंपली इसे मेलानोमा भी कहा जाता है। स्किन पे ये मिलता है। इसके अलावा जैसे हमने कहा बेसल सेल कार्सिनोमा सिर्फ स्किन पे है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हमने पिछली बार देखा कि वो तो म्यूकस मेम्ब्रेन और इंटरनल ऑर्गन्स में मिलता है। ये भी कुछ इंटरनल ऑर्गन में मिलेगा, जैसे आई में आपको कोरॉइड में मिल सकता है, मेनिंजेस में मिल सकता है या बॉवेल में इंटेस्टाइन में मिल सकता है ये। लेकिन यहाँ हम चूंकि स्किन कैंसर की बात कर रहे हैं तो हमारा मेजर फोकस हम लोगों का क्यूटेनियस मैलिग्नेंट मेलानोमा पर ही रहेगा। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो मोस्टली एक नॉर्मल स्किन पे अराइज होता है जहां पहले कुछ नहीं था। इसे डी नोवो ओरिजिन कहा जाता है। जैसे एक नॉर्मल हेल्दी स्किन है, जिस तरह से बाकी स्क्वेमस सेल या बेसल सेल एक नॉर्मल स्किन पे अराइज हुए, ये मोस्टली वहां अराइज होता है। लेकिन कुछ केसेस में, अराउंड 10 to 20% केसेस में, ये एक प्री एग्जिस्टिंग मोल मोल जिसे नीवस कहते हैं या जिसे हम तिल कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, पेशेंट कई बार हिस्ट्री देता है कि जहाँ पर ये उसको ये कैंसर हुआ है या जो अल्सर हुआ है वहाँ पहले एक छोटा सा तिल हुआ करता था। तो प्री एग्जिस्टिंग मोल में भी आप देख सकते हैं 10 to 20% केसेस में ये पहले किसी तिल पे या मोल पे अराइज होता है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये जानना कि किसी भी तिल में या मोल में मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के साइन क्या है। नॉर्मली हम सबकी बॉडी पे कहीं ना कहीं छोटे से मोल रहे होंगे और कभी उस मोल को एक्सरसाइज करने या कभी उससे प्रॉब्लम नहीं हुई है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन हमें फिर भी ये ध्यान रखना है कि जब एक मोल मेलानोमा में कन्वर्ट हो रहा है तो अलार्मिंग साइंस क्या क्या होती हैं। ये लिस्ट है। अगर किसी भी मोल की साइज बढ़ रही है या पिगमेंटेशन उसका बढ़ रहा है, अगर पेशेंट कह रहा है कि कुछ दिन से ये बड़ा होते दिख रहा है या अब ज़्यादा गहरा होते दिख रहा है, गहरा काला हो गया है, ये एक अलार्मिंग साइन है। उसमें अगर ईचिंग हो रही है, नॉर्मली मोल पे ईचिंग नहीं होती है लेकिन ईचिंग हो रही है, अल्सरेशन हो गया है, ब्लीड कर रहा है, तो ये सब एक डेंजरस साइन को इंडिकेट करते हैं। कुछ सैटेलाइट लीजन, अब सैटेलाइट लीजन क्या है मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। और नेचुरली अगर एक इनलार्ज लिम्फ नोड है, मोल चूंकि बेनाइन है तो ये लिम्फ नोड को में स्प्रेड नहीं होंगे, लेकिन अगर ड्रेनिंग लिम्फ नोड इनलार्ज हो रही है तो ये इंडिकेट करता है कि एक मोल मेलेनोमा में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम या अपनी प्रैक्टिस में याद रखने हैं। शुरुआत से ही हम कह रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज जो रहती है, सनरे एक्सपोजर, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ भी वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसलिए जैसे मैंने बताया था कि बेसल सेल कार्सिनोमा आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ज़्यादा उनका इंसिडेंस है, सेम मैलिग्नेंट मेलानोमा भी आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी काफ़ी मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ हमने कही थी शुरू में कि नॉर्मल हमारा कॉमन सेंस कहता है कि अगर हम पूछे कि इनमें से किसको मेलानोमा हो सकता है, तो चूंकि इसका पिगमेंटेशन डार्क है तो कॉमन सेंस तो कहता है कि इसे होना चाहिए। लेकिन जो होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है। ये मेलानिन जो है एक थोड़ा-सा प्रोटेक्टिव फैक्टर का काम करता है, इसलिए ओवरऑल सभी स्किन कैंसर्स
इंक्लूडिंग मेलानोमा, इनका इंसिडेंस फेयर स्किन पर्सन्स में ज़्यादा होता है। अब मेलानोमा की कुछ ग्रोथ फेजेस होती है। ये ट्यूमर अगर ग्रो करता है, अब ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। अब ये एपिडर्मिस है जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात करी थी। एपिडर्मिस जो सिर्फ सेलुलर लेयर होती है, उसके नीचे डर्मिस है और नीचे सबक्यूटेनियस फैट है, जिसे हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। अब ये मान लीजिए एक मैलिग्नेंट मेलानोमा है जो एक मोल कन्वर्ट हुआ है या खुद ही डिनोवो एक नॉर्मल स्किन पे स्टार्ट हुआ है। तो इनिशियली ये कुछ समय तक हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करता है। ये आप देखिए इसकी साइज बढ़ती जा रही है, लेकिन ये एक चीज है कि इसने एपिडर्मिस की बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया है। तो आप अगर इसको बाहर से देखेंगे तो एक जो छोटा सा मोल था, धीरे धीरे उसकी साइज बढ़ती गई, वो फैलता गया। लेकिन फिर भी एक बात है कि इसने एपिडर्मिस को या डर्मिस में इसको इन्वेड नहीं किया है, तो इसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ फेज कहते हैं। इसके उल्टे दूसरी ग्रोथ फेज होती है, अगर ये ट्यूमर वर्टिकली डाउन जा रहा है, ये इसने अब डर्मिस में इन्वेट कर गया, डर्मिस में और डीप चला गया, इवन ये सबक्यूटेनियस फैट तक पहुंच गया, तो इसे वर्टिकल ग्रोथ फेज कहा जाता है। सो नेचुरली अगर हम कहें कि कौन सी ग्रोथ फेज ज़्यादा डेंजरस है, तो ये कॉस्मेटिकली तो आपको भले ही लगेगा कि यहाँ एक छोटा सा मोल है, बहुत बड़ा मेलानोमा बन गया है या बहुत बड़ा उसकी साइज हो गई है, लेकिन फिर भी ये चूंकि एपिडर्मिस सिर्फ सेलुलर लेयर है, तो जब तक ये यहाँ पर है इसका स्प्रेड या इसका मेटास्टेसिस नहीं होगा। लेकिन एक बार इसने बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस करी और ये डर्मिस में गया, तो लिम्फेटिक और ब्लड वेसल दोनों इसको वहां पर मिल जाएगी, दोनों से स्प्रेड हो सकता है। तो वर्टिकल ग्रोथ फेज जो है, दैट इज मोर डेंजरस देन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ फेज। और इसी जो वर्टिकल डेप्थ की जितना डेप्थ ऑफ इन्वेजन हो रहा है, उसके बेसिस पे इसको क्लार्क ने 5 लेवल में डिवाइड किया था। अगर लेवल 1 की हम बात करें, तो अगर ये सिर्फ एपिडर्मिस तक कन्फाइंड है, तो ये लेवल 1 होगा। ये पेपिलरी डर्मिस में अगर इन्वेट कर गया, अगर पेपिलरी डर्मिस तक गया है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो सुपरफिशियल डर्मिस है उसको पेपिलरी डर्मिस कहते हैं और डीप डर्मिस को रेटिकुलर डर्मिस कहते हैं। तो पेपिलरी डर्मिस में इन्वेट हुआ तो ये लेवल 2। पेपिलरी और रेटिकुलर डर्मिस के जंक्शन पे आया तो लेवल 3। रेटिकुलर डर्मिस तक पहुंच गया है तो लेवल 4। और अगर ये सबक्यूटेनियस टिश्यू या जो हाइपोडर्मिस है यहाँ तक चला गया, तो ये लेवल 5 कहलाएगा। सो नेचुरली जितना ज़्यादा इसका लेवल होगा, उतना प्रोग्नोसिस उसका पुअर होगा। इसी तरह ब्रेसलो ने भी स्टेजिंग करी थी। यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम थिकनेस या डेप्थ ऑफ इन्वेजन है उस पे है, पर यहाँ पर जो डेप्थ थी वो मिलीमीटर में मेजर करी थी। अगर 0.75 मिलीमीटर से कम है तो स्टेज 1 रहेगा। उससे ज़्यादा है लेकिन 1.5 मिलीमीटर से कम है तो स्टेज 2। उससे ज़्यादा लेकिन 3 मिलीमीटर से कम तो स्टेज 3। और अगर 3 मिलीमीटर से भी ज़्यादा डेप्थ है तो उसको स्टेज 4 कहलाएगा। नेचुरली ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी स्टेजिंग आपकी एक्सीजन के बाद होती है। पहले क्लिनिकली आप किसी इन्वेस्टिगेशन से उसकी स्टेजिंग नहीं कर सकते। क्लार्क लेवल या ब्रेसलो स्टेजिंग जो है, जब ट्यूमर को आप एक्सरसाइज करके बायोप्सी के लिए भेजते हैं, तब डिसाइड होता है कि वो किस स्टेज को बिलोंग करता है। अब मैलिग्नेंट मेलानोमा के अगर टाइप्स की बात करें, तो इसके 5 इंटरेस्टिंग टाइप्स होते हैं: सुपरफिशियल स्प्रेडिंग, नोडुलर, एक्रिल लैंटिग्नस, एमेलोनेटिक और लैंटिगो मैलिग्ना मेलानोमा। अब इनकी कुछ सिर्फ इंपॉर्टेंट सेलिएंट पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में ये कह रहा हूँ कि जितना इन वीडियोस में आपको बताया जा रहा है, ये सिर्फ एक बेसिक नॉलेज है, सिर्फ आपका ओरिएंटेशन बना रहा है। बुक्स में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत एक्सटेंसिव उसमें दिया है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत एक्सटेंसिव जब हम पढ़ने जाते हैं तो बेसिक कंसेप्ट भूल जाते हैं। तो मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आप पहले उसे समझिए और उसके बाद अपनी चॉइस की बुक में जितना पढ़ना चाहते हैं उतना पढ़िए। तो यहाँ पर भी मैं आपको सिर्फ कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ऐसे पॉइंट्स जो आप याद रख सकें या जो आगे किसी एग्जाम में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो आपके काम आ सकते हैं, सिर्फ उन पे मैं फोकस करूंगा। तो एक एक करके सारी वैरायटी हम देखते हैं। सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा की अगर बात करें, तो ये सबसे कॉमन वैरायटी है। 70% केसेस जो मेलानोमा के होते हैं सुपरफिशियल स्प्रेडिंग होते हैं, और ये यूजुअली आप पहले किसी मोल पे अराइज होते हैं। अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ फेज बताई थी, आप बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक मोल रहा होगा और धीरे धीरे ये मोल इसकी साइज बढ़ने लग गई है। पर यहाँ यूजुअली हॉरिजॉन्टल ग्रोथ फेज काफ़ी समय तक इसकी चलती है। तो कॉस्मेटिकली भले ही आपको ये काफ़ी अगली लगे या काफ़ी ऐसा लगे कि साइज बढ़ती जा रही है, लेकिन जब तक वो डर्मिस में इन्वेड नहीं करेगा, तब तक मेटास्टेसिस उसका नहीं हो सकता है।
इसके उल्टे दूसरी वैरायटी होती है नोड्यूलर मेलानोमा, जो एक नोड्यूल फॉर्म में आपको यहाँ दिख रही है। ये सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट होता है, और क्योंकि इसमें सीधे ही वर्टिकल ग्रोथ फेज आ जाती है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ फेज इतनी ज़्यादा उसकी नहीं होती है। तो ये शुरुआत में जैसे बताया था कि वर्टिकल ग्रोथ फेज जिसकी जल्दी होगी वो ज़्यादा डेंजरस होगा। और नॉर्मली आप सुपरफिशियल स्प्रेडिंग तो एक किसी मोल पे अराइज हुआ था, ये यूजुअली आपको एक नॉर्मल स्किन पे अराइज होता मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट है क्योंकि इसमें वर्टिकल ग्रोथ फेज बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तीसरी वैरायटी जो होती है दैट इज एक्रिल लेंटिग्नस मेलानोमा। अब ये आप लोकेशन से ही देख रहे हैं, पाम और सोल पे ज्यादा मिलता है, इसलिए इसका नाम हैंड एंड फुट मेलानोमा भी कहा गया है। और जैसे मैंने शुरू से ही कहा था कि ये सारे जो ट्यूमर्स हैं स्किन ट्यूमर, ये फेयर स्किन पर्सन में कॉमन है, लेकिन ये एक ऐसा ट्यूमर है जो डार्क स्किन पर्सन में आपको ज़्यादा कॉमन मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि डार्क स्किन पर्सन में अगर आपको जो वैरायटी कॉमन मिलती है दैट इज एक्रिल लेंटिग्नस मेलानोमा, जिसे हैंड एंड फुट मेलानोमा भी कहा जाता है। फोर्थ वेराइटीज है मेलोनोटिक मेलानोमा। अब नाम से ही लग रहा है ए मेलोनोटिक, मतलब मेलानिन यहाँ पर नहीं है। तो अभी तक जितने मेलानोमा हम देख रहे हैं वो ब्राउन या ब्लैक कलर के आपको मिल रहे हैं, लेकिन ये पिंक कलर का होता है, और इसी वजह से इसका डायग्नोसिस डिफिकल्ट है, क्योंकि आप सस्पेक्ट नहीं कर सकते कि ये मेलानोमा हो सकता है। और पिंक कलर इसलिए क्योंकि इतने पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं कि वो मेलानिन प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, इस वजह से इसका कलर पिंक रहता है, और इसी वजह से इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है। और फाइनली लेंटिगो मैलिग्ना मेलानोमा, जो सबसे कम कॉमन और सबसे कम मैलिग्नेंट होता है। इट इज लीस्ट कॉमन एंड लीस्ट मैलिग्नेंट। यूजुअली ओल्ड एज में मिलता है आपको ये फेस रीजन में, और इसका पुराना आने से पहले हचिंसन मेलानोटिक फ्रैकल भी कहा जाता था। तो यू कैन रिमेंबर इट बाय एल फॉर लेंटिगो मैलिग्ना एंड एल फॉर लीस्ट कॉमन एंड लीस्ट मैलिग्नेंट। अब हम स्प्रेड की बात करें, ऑब्वियसली हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात कर रहे हैं, तो एक मेटास्टेसिस या स्प्रेड भी इंपॉर्टेंट है, और अभी तक हम पिछले दो ट्यूमर्स में भी बात कर चुके हैं। तो एक चैनल होता है लोकल स्प्रेड, एक होता है लिम्फेटिक स्प्रेड, एक होता है हेमेटोजेनस स्प्रेड। बेसल सेल कार्सिनोमा हमने देखा था कि उसमें सिर्फ लोकल स्प्रेड होता है, इसलिए उसे रोडेंट अल्सर भी कहते हैं। लिम्फेटिक या हेमेटोजेनस स्प्रेड नहीं होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में एक स्टेप हम आगे गए, उसमें लोकल के साथ लिम्फेटिक स्प्रेड भी होता है, लेकिन हेमेटोजेनस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ये तीनों स्प्रेड होते हैं, और शायद इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और इसमें सबसे जो डेंजरस, जो लीथल प्रॉब्लम होती है वो हेमेटोजेनस स्प्रेड से होती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले लोकल स्प्रेड देख लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कुछ देर पहले जब आपको बताया था कि मोल का मैलिग्नेंट मेलानोमा में कन्वर्जन में एक फीचर होता है सैटेलाइट नोड्यूल, वो एक्चुअली क्या होती है। अब ये आपको यहाँ एक मोल दिख रहा है, और यहाँ छोटी छोटी नोड्यूल्स दिख रही हैं। अगर ये पेशेंट आपको कहे कि ये पहले नहीं थी लेकिन अभी कुछ दिनों से हो रही है, तो 5 सेंटीमीटर ऑफ प्राइमरी लीजन। अब यहाँ भी मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है। अभी हम 5 सेंटीमीटर मानते हैं कि 5 सेंटीमीटर के अंदर जो भी एक दूसरा लीजन डेवलप होगा उसे सैटेलाइट नोड्यूल कहा जाता है, और ये लोकल स्प्रेड की कैटेगरी में आती है। सो मैं फिर रिपीट कर दूं कि एक किसी भी मोल के वेसिनिटी में, उसके नेबरहुड में अगर 5 सेंटीमीटर के अंदर कोई भी नोड्यूल, नई नोड्यूल डेवलप हो रही है, तो वो एक तो फर्स्ट उसके मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रही है, और इस नोड्यूल को सैटेलाइट नोड्यूल कहा जाएगा। लेकिन इसके बाहर अगर जो होता है उसे इन ट्रांजिट डिपॉजिट कहते हैं। अब एक बार इन दोनों को फिर से समझ लेते हैं कि सैटेलाइट नोड्यूल क्या है और इन ट्रांजिट डिपॉजिट क्या है। ये इन ट्रांजिट एक्चुअली लिम्फेटिक स्प्रेड से होता है, सैटेलाइट लोकल थी, ये लिम्फेटिक स्प्रेड से है। अब इसे, ये एक मेलेनोमा है और ये इसके लिम्फ नोड्स हैं। तो सबसे पहले तो मेलेनोमा के सराउंडिंग रीजन में जब नोड्स डेवलप हुई 5 सेंटीमीटर के अंदर, दीज आर सैटेलाइट नोड्यूल्स। अब इसका लिम्फेटिक स्प्रेड भी हुआ, ये लिम्फेटिक्स में, इस लिम्फेटिक चैनल से लिम्फ नोड में गए, लिम्फ नोड एनलार्ज हो गई। ओके, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमा में भी यही हुआ था। लेकिन यहाँ पे इन ट्रांजिट, मतलब जहां पर जिस रास्ते से, जिस लिम्फेटिक से वो जा रहा है या जिस चैनल से जा रहा है, बीच बीच में वहां पे डिपॉजिट करते जा रहा है। इस वजह से आपको कुछ ऐसी नोड्यूल भी मिलेगी जो 5 सेंटीमीटर की रेंज के बाहर है। तो ये दोनों नोड्यूल हैं, लेकिन डिफरेंस है ये 5 सेंटीमीटर के अंदर है, लोकल स्प्रेड इंडिकेट करती है, और 5 के बाहर अगर है तो ये इन ट्रांजिट डिपॉजिट है जो लिम्फेटिक स्प्रेड इंडिकेट करते हैं। और जैसे मैंने बताया, सबसे डेंजरस इसमें जो होता है हेमेटोजेनस स्प्रेड, जो ब्लड से आपके लीवर, लंग, ब्रेन, बोन्स यहाँ स्प्रेड कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिकली ये आप देख सकते हैं कि इवन मेटास्टेसिस भी इनके जो होते हैं
दे आर ब्लैक कलर्ड। बट ये सबसे जो आउट ऑफ ऑल दीज थ्री, लोकल, लिम्फेटिक या हेमेटोजेनस में, किसी भी मैलिग्नेंसी में सबसे ज़्यादा जो डेंजरस मेटास्टेसिस होता है, दैट इज हेमेटोजेनस मेटास्टेसिस। अब अगर हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहें कि एक आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई एक अल्सर है या अल्सरेटेड लीजन है, वो मैलिग्नेंट मेलनोमा है या नहीं है, मोस्टली ब्लैक कलर के होते हैं, पर कलर, सिर्फ कलर के बेसिस पे हम कंक्लूसिव वो नहीं ले सकते हैं। सो अगर छोटा लीजन है, छोटा सा कोई मोल है, तो एक 1 सेंटीमीटर की मार्जिन के साथ आप उसकी एक्सिजनल बायोप्सी कर सकते हैं। पूरा ही उसे निकाल दीजिए 1 सेंटीमीटर मार्जिन के साथ। लेकिन अगर बड़ा है, ये हम बेसल सेल कार्सिनोमा में इसके बारे में बात कर चुके थे, तो एज एज से उसकी बायोप्सी लीजिए कंफर्म करने के लिए कि ये मैलिग्नेंट मेलेनोमा है या कुछ और है। और एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन जो इसमें होता है लिम्फेटिक मेटास्टेसिस पता करने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। तो इससे पहले कि मैं इसमें आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा सा सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी के बारे में कुछ आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये सिर्फ मेलेनोमा में नहीं यूज होता है, ये कुछ और ट्यूमर्स भी हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, पेनाइल कैंसर है, इनमें ये सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर की जाती है। अब एक्चुअली होता क्या है, जैसे आज एक लिम्फ नोड है, जैसे एक ट्यूमर है और ये लिम्फ नोड है, तो लिम्फ नोड डेफिनेटली, नॉर्मल लिम्फ नोड जो रहती है आपकी पाल्पेबल नहीं होती है। नॉर्मली आप किसी भी सर्वाइकल एक्सिलरी रीजन में हार्डली कोई लिम्फ नोड पाल्पेट होती है। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि और देखिए, किसी भी मैलिग्नेंसी में लिम्फ नोड का डिसेक्शन में इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम हमने स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में भी बात करी थी कि लिम्फ नोड का ब्लॉक डिसेक्शन ज़रूरी है, लेकिन तब ये भी कहा गया था कि ये इतना ईजी नहीं होता है। आपको लिम्फ नोड, क्योंकि जहाँ आपकी लिम्फ नोड है उसके विसिनिटी में मेजर ब्लड वेसल्स हैं, मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, तो लिम्फेटिक डिसेक्शन बहुत सोच कर करना पड़ता है, बहुत कैजुअली उसको नहीं लिया जा सकता है। तो ये एक बड़ी डायलेमा की सिचुएशन है कि देखिए, अगर लिम्फ नोड इनलार्ज हो गई है तो डेफिनेटली आप उसमें से एफएनएसी करके पता कर लीजिए कि मेटास्टेटिक है, तो आपका कंफर्म हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लिम्फ नोड पाल्पेबल नहीं है, ये कहना क्लिनिकली मुश्किल होता है कि यहाँ तक मैलिग्नेंट सेल पहुंचे हैं या नहीं। तो इसी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन होता है ये पता करने के लिए कि मैलिग्नेंट सेल गए हैं कि नहीं। दैट इज कॉल्ड एज सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। इसमें क्या किया जाता है, जैसे ये मान लीजिए प्राइमरी ट्यूमर है आपका, इसकी विसिनिटी में एक डाई इंजेक्ट कर दी जाती है। ये मिथिलीन ब्लू आपने इंजेक्ट करी, और कुछ समय के बाद, कुछ मिनटों के बाद आपने, अच्छा, मीनवाइल क्या होगा, जब आपने इंजेक्ट किया तो लिम्फेटिक से वो डाई भी जाएगी, और डाई जाके वो जो लिम्फ नोड, फर्स्ट लिम्फ नोड है, सेंट्रल लिम्फ नोड मतलब जो पहली लिम्फ नोड ड्रेन कर रही है, क्योंकि लिम्फेटिक बहुत ही पतली, बहुत ही थिन चैनल होते हैं, इसलिए उनको ट्रेस करके आप ये नहीं पता कर सकते कि पहली लिम्फ नोड ये है कि ये है कि ये है। पर अब आपकी जो लिम्फ नोड है, आपने डाई इंजेक्ट करी तो लिम्फ नोड ये स्टेन हो गई है। अब अगर आप उस रीजन का, जैसे इंग्वाइनल, ये लोअर लिम्ब में आप कर रहे हैं, तो इंग्वाइनल रीजन का आप डिसेक्शन करेंगे तो आपको ये सबसे ज्यादा स्टेन लिम्फ नोड सामने मिल जाएगी। इस लिम्फ नोड को, सिर्फ सिर्फ इस लिम्फ नोड को निकालिए और फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी के लिए भेज दीजिए। फ्रोजन सेक्शन आप सभी जानते हैं कि एक एडवांटेज रहता है कि इसमें क्विक रिजल्ट मिल जाते हैं। कुछ समय में ही, कुछ से फॉर एग्जांपल 15-20 मिनट्स या इतने टाइम में आपको फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी से रिपोर्ट मिल जाएगी कि इसमें मैलिग्नेंट सेल है या नहीं। तो अगर मान लीजिए कि रिपोर्ट आती है कि यहाँ मैलिग्नेंट सेल पहुंच चुके हैं, मतलब अब इंडिकेशन बनता है, अब आप इसका ब्लॉक डिसेक्शन करिए। लेकिन अगर ये रिपोर्ट आई कि मैलिग्नेंट सेल नहीं है, तो आप इसके डिसेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में एक एंटीबायोटिक का आपने ट्रायल दिया कि एंटीबायोटिक से जो रिग्रेस हो गए उनको आप डिसेक्शन नहीं कर रहे हैं, और जो रिग्रेस नहीं हुए उन्हें आप डिसेक्ट कर रहे हैं। सेम यहाँ पे भी हम एक तरीका यूज कर रहे हैं कि फर्स्ट नोड को, ये स्टेन जो नोड है उसको निकाल के उसकी बायोप्सी हमने भेजी, और उसके बेसिस पे हमने देखा कि अगर वहां तक कैंसर सेल पहुंचे हैं तो आगे डिसेक्शन करिए, नहीं तो यहीं पर सिर्फ एक को ही निकालने के बाद आगे निकालने की जरूरत नहीं है। इससे फायदा ये होगा कि हम अननेसेसरी डिसेक्शन, जिनमें नहीं मैलिग्नेंट सेल पहुंचे हैं, उनका डिसेक्शन करना अवॉइड कर सकते हैं। सो ये एक सिंपल प्रिंसिपल है सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी का। अब मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे मैनेजमेंट प्राइमरी ट्यूमर का कैसे करेंगे, मैनेजमेंट लिम्फ नोड का कैसे करेंगे, और एडवांस स्टेज में, जो कि हम कह रहे हैं ब्लड स्प्रेड या काफी ज्यादा फैलता है, तो एडवांस स्टेज में अगर मेलेनोमा है तब मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी आपकी क्या क्या होगी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। प्राइमरी ट्यूमर की बात करें तो डेफिनेटली अभी तक तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि स्किन ट्यूमर है तो एक्सरसाइज करना ही है, और विथ मार्जिन करना है। यहाँ पे मार्जिन हमने बेसल सेल कार्सिनोमा में देखा कि 5 mm मार्जिन ली,
स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमा में देखा कि ट्यूमर की साइज 2 सेंटीमीटर से कम है तो 4 mm मार्जिन लो, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो 10 mm मार्जिन लो। यहाँ पे एक्चुअली ट्यूमर की साइज नहीं, ट्यूमर की थिकनेस, कि ट्यूमर कितना आपका डीप डेप्थ में गया है, वो मार्जिन डिसाइड करती है। अगर लेस देन 1 मिलीमीटर थिकनेस का है तो 1 सेंटीमीटर मार्जिन बहुत है, 1 से 2 मिलीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर लेनी होगी, और 2 से ज्यादा मिलीमीटर थिकनेस तक गया है तो 3 सेंटीमीटर मार्जिन आपको क्लियर करनी होगी। या फिर मैं एक बार बता दूं कि बुक्स टू बुक्स और ऑथर टू ऑथर थोड़ा सा वेरिएशन आपको उसमें मिल सकता है। और वही प्रिंसिपल, आपका जो डिफेक्ट होगा उसको क्लोज करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, लेकिन अब डेफिनेटली जब 3 सेंटीमीटर की मार्जिन, मतलब इतना बड़ा आप निकाल रहे हो, उसको डिफेक्ट बना रहे हैं, तो प्राइमरी सुचरिंग थोड़ी सी इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, पर डिफिकल्ट हो जाती है। तो कई बार आपको ग्राफ्टिंग या फ्लैप की जरूरत पड़ती है। अनलेस अनटिल बहुत ही छोटा ट्यूमर है, बहुत ही छोटा मोल है, तो प्राइमरी क्लोज होगा, लेकिन यूजुअली बड़े डिफेक्ट के लिए आपको प्राइमरी सुचरिंग सफिशिएंट नहीं है। अब लिम्फ नोड्स की बात करें कि इनलार्ज लिम्फ नोड में इसके क्या प्रिंसिपल यूज करते हैं, जैसे हमने स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमा में बताया था कि हर इनलार्ज लिम्फ नोड आपकी मेटास्टेटिक नहीं हो सकती, तो थोड़ा आपको ये डिसाइड करना होगा कि कहीं ये इन्फेक्टिव तो नहीं है। यहाँ पे आपके कुछ प्रिंसिपल है कि पहला प्रिंसिपल ये है कि अगर मान लीजिए कि लिम्फ नोड नोड्स का जो एरिया है वो प्राइमरी ट्यूमर के पास में ही है, कि उस रीजन में कि उसका जो नोड्स हैं वो उसके जो प्राइमरी ट्यूमर और नोड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उसका ब्लॉक डिसेक्शन कर सकते हैं विथ इन ट्रांजिट डिपॉजिट भी आपको निकालने होंगे, क्योंकि लिम्फेटिक्स में ही उन्हें आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर मान लीजिए कि इतना पास में नहीं है, डिस्टेंट है, दूर है काफ़ी, उनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और नोड्स पाल्पेबल नहीं है। देखिए, नोड्स अगर पाल्पेबल हैं तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी का कोई रोल नहीं है, आप डायरेक्टली एफएनएसी करके पता कर सकते हैं। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी सिर्फ नॉन पाल्पेबल नोड्स के काम का है। तो अगर आप देख रहे हैं कि नोड्स डिस्टेंट है तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करिए, और जैसे अभी आपको बताया, अगर पॉजिटिव है तो फिर पूरा ब्लॉक डिसेक्शन करिए, निगेटिव है तो आप इस प्रोसेस को वहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन नोड्स अगर इन्वॉल्व है, लार्ज भी हो गए, हार्ड है और फिक्स्ड है, डिसेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे आपको पेलिएटिव रेडियोथेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि सर्जरी इसमें डिफिकल्ट होगी, तो इसलिए कई बार रेडियोथेरेपी से भी इसको क्योर किया जाता है लिम्फ नोड्स को। अब एडवांस केस में आपका है कि इन केसेस में आपको डेफिनेटली कीमोथेरेपी तो आपको देनी है, एडजुवेंट थेरेपी कीमोथेरेपी, मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसके मसल कार्सिनोमा हो या मैलिग्नेंट मेलानोमा हो, इनमें कीमोथेरेपी आपको देनी है। तो सिस्टमिक कीमोथेरेपी रहती है, जो डकारबाजीन एक ड्रग है। अब मैं ड्रग्स के कंप्लीट कौन कौन सी ड्रग देते हैं, उनका डोज क्या है, मैं इंटेंशनली उस पर नहीं जा रहा हूँ, वो आपके बुक में आपको मिल सकता है, तो आप वहाँ से उसको रेफर कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग प्रोसीजर होती है आइसोलेटेड लिम्ब परफ्यूजन में, इसके बारे में अगली स्लाइड में बात करूंगा कि क्या है, इसमें मेल्फान यूज होती है और इसे क्यों, क्या इसका एडवांटेज है। इम्यूनोथेरेपी भी इंपॉर्टेंट है, कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, और अगर मेटास्टेसिस है कोई बहुत ज़्यादा ब्रेन में, बोन में या स्किन में अगर मेटास्टेसिस हो चुके हैं, तो आप उसमें रेडियोथेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है आपके पास एडवांस्ड मेलिग्नेंट मेलानोमा के मैनेजमेंट के। लेकिन यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग आपको प्रोसीजर के बारे में बता रहा हूँ, आइसोलेटेड लिम्ब परफ्यूजन। अब देखिए एक्चुअली क्या हुआ है यहाँ पे, यहाँ एक ट्यूमर है। अब ये ट्यूमर को मान लीजिए मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ या मुझे इसमें कीमोथेरेपी देनी है, तो कीमोथेरेपी डेफिनेटली मैं अगर ब्लड में उसे दूंगा, तो वो ड्रग, हम सभी को पता है कि एंटी कैंसर ड्रग जो होते हैं वो काफ़ी उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, टॉक्सिक ड्रग्स होते हैं। तो उतने हाई डोज में अगर मैंने उसे कीमोथेरेपी दी, तो ये है कि डेफिनेटली सिर्फ जरूरी नहीं कि सिर्फ ट्यूमर पे एक्ट करे, वो बॉडी के अलग ऑर्गन, जो बाकी ऑर्गन्स हैं आपके, जो वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स हैं, जहाँ भी जो जो उसका साइड इफेक्ट है, जीआईटी है, वहाँ पे वो एक्ट करके साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तो ऐसे केस में एक इंटरेस्टिंग मेथड निकली है आइसोलेटेड लिम्ब परफ्यूजन। इसमें क्या किया जाता है कि टेम्पररीली ये लिम्ब की आर्टेरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज, इन दोनों को आइसोलेट कर दिया जाता है बाकी बॉडी से। और ये बिल्कुल जैसे एक आपके बाईपास करते हैं, हार्ट लंग बाईपास किया जाता है, वैसे ही इसमें एक रिजर्वायर रहता है कि अगले अगले कुछ समय तक ये इसका ऑक्सीजनेशन भी यहीं से होगा, और ये ब्लड यहीं से जाके यहीं से आएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये मिक्स नहीं होगा। सो इससे बेनिफिट क्या है कि अब आप यहाँ पे हाई डोज ऑफ ड्रग, जो मेल्फलान ड्रग देते हैं, उसका काफ़ी हाई डोज दे सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इस लिम्ब में जाएगी और यहीं से वापस आ जाएगी, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं इंटर करेगी। सो एक इंटरेस्टिंग बड़ा बहुत इनोवेटिव प्रोसीजर है, जो आपको हाई डोज ऑफ कीमोथेरेपी भी आप दे सकते हैं बिना किसी सिस्टमिक टॉक्सिसिटी के।
सो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर की अगर बात करें मेलानोमा के, तो डेफिनेटली डेप्थ, शुरू से ही हम कह रहे हैं जितनी डेप्थ रहेगी वो क्लार्क लेवल है या ब्रेस्टो लेवल है, अगर ज़्यादा होगा तो प्रोग्नोसिस पुअर होगा। वैरायटी भी इंपॉर्टेंट है। नोडुलर का पुअर प्रोग्नोसिस है क्योंकि बहुत जल्दी वो उसका इन्वेजन करता है और ये वर्टिकल ग्रोथ फेज आ जाती है और स्प्रेड कर सकता है। और लेंटिगो मेलिग्ना जो कि लीस्ट मेलिग्नेंट है, इसलिए इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। और नेचुरली लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट अगर हो गया है तो वो एक पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वोल वीडियो सीरीज। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी और आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं स्किन ट्यूमर को लेके, स्पेशली बेसिल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा और मेलिग्नेंट मेलानोमा, ये अब काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। और हर बार की तरह मैं एक बार फिर आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आपके बुक में जितना भी इसके बारे में डिटेल नॉलेज दिया हुआ है या और भी किसी ऑथेंटिक सोर्स से आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसे रेफर कर सकते हैं। और अब चूंकि जो बेसिक चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जहाँ पर जो डूज और डोंट्स हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, प्रिकॉशंस जहाँ से लेनी है, इन सब के बारे में हमने इस वीडियो सीरीज में डिस्कस किया। तो आई होप कि सीरीज़ आपको पसंद आई होगी, और यदि हाँ तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और बहुत जल्दी मैं फिर किसी और इसी तरह के टॉपिक की वीडियो सीरीज के साथ एक बार दोबारा वापस आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।